आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इसका बेल आइकन दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं जिस सवाल को हमने तय किया है, कोरोना से मची त्राही त्राही के बीच प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस कहाँ हैं। यानी ये सबके सामने है कि देश भर के अंदर कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है और लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए लोग परेशान हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस कहाँ हैं, ये हमने आज के इस एपिसोड में सवाल तय किया है। देखने को ये सामने है कि जो सरकार है उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। असल में जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित कर रहा है। यानी पर्दे के पीछे सरकार को पूरी तरह से नियंत्रित करना, संचालित करने का जो संस्था, जो संगठन काम कर रही है उसका नाम आरएसएस है। किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किस हिसाब से काम करेगा, किस मंत्रालय में कौन अफसर होगा, ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे आरएसएस पिछले 6-7 साल से कर रही है। ये किसी से ढकी छिपी हुई बात नहीं है। यानी जो सरकार है वो एक तरह की आरएसएस की सरकार है अघोषित तौर पर। अब जो देश के अंदर जो कोरोना से जो त्राही त्राही मची हुई है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने लोगों को देख करके, मरीजों को देख करके परेशान हो रहे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं। हमने जो कई खबरें तलाश की कि जो आरएसएस से मुताल्लिक कई जगह मिला कि आरएसएस है वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आरएसएस है वो शमशान में अपनी सेवाएं दे रहा है, आरएसएस है कहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कहीं राशन सप्लाई कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जिस स्तर पे आरएसएस जैसा एक सुदृढ़ संगठन जो पूरे देश में फैला हुआ है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। इस जो देश इस वक्त एक विकट संकट में फंसा हुआ है कोरोना के, वो जिम्मेदारी आरएसएस नहीं निभा रहा है, ये बिल्कुल सबके सामने है। 2014 के चुनाव के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको याद होगा एक नारा जो जगह जगह पोस्टर पे, वीडियो में, ऑडियो में जो चलता था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा ही नारा किसानों के संदर्भ में हुआ था, ऐसा ही नारा मजदूरों के और बेरोजगारों के संबंध में। अब इस नारे को देखिए कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार आ गई, 2019 में फिर ज़्यादा बहुमत से सरकार आ गई। लेकिन आज कोरोना महामारी के बीच में देश का जो हाल देख रहे हैं, देश के अंदर जो महिलाओं का हाल देख रहे हैं, महिलाएं तड़प रही हैं। कोई अपने पति को लेकर के, कोई अपने पिता को लेकर के, कोई अपनी माता को लेकर, कोई अपने बेटे को लेकर के, वो एक बेड के लिए तरस रही हैं। लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही हैं कि कहीं उनका जो पति है, उनका पिता है, उनकी माता है, उनका बेटा है, उस एडमिट हो जाए, उसको एक बेड मिल जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। एक तस्वीर ये है देश के अंदर। दूसरी तरफ देश के अंदर तस्वीर ये है कि डेथ होने के बाद, माता पिता, भाई या बेटे की डेथ होने के बाद महिलाएं कई जगह से ऐसी विचलित करने वाली वीडियो और फोटो सबको देखने को मिली कि महिलाएं शमशान के अंदर हैं, मजबूरी में वो अंतिम संस्कार कर रही हैं, यानी वो एक तरह की अकेली पड़ी हुई हैं। कहीं ऐसी भी एक जोधपुर से एक खबर आई कि 2 लड़कियां हैं, वो अपनी माँ के शव को शमशान में ले जाने के लिए रोड पे
गाड़ियों को हाथ दे रही हैं और गाड़ी वाले कोई नहीं रोक रहे हैं। एक लोडर के अंदर, टैक्सी के अंदर वो अपनी माँ की बॉडी को लेकर के शमशान पहुंच रही हैं। ये हाल है जो विचलित करने वाला है देश का। जो 7 साल पहले जो नारा लगा था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आज महिलाओं की जो हालत देखी जा रही है, वो अपने परिजनों के लिए जिस हिसाब से तड़प रही हैं, रो रही हैं, पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, और उसके बाद में जब अपने परिजन का जो मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए। यही हाल किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के संबंध में जो नारे घड़े गए, सबके सामने है। रोजगार कितना दिया गया? बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे वो नोटबंदी के बाद बढ़ी हो, चाहे वो जीएसटी के बाद बढ़ी हो, चाहे कोरोना महामारी के बाद बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी है। किसानों का हाल सबके सामने है, मजदूरों का हाल सबके सामने है। अब बात वापस वहीं आते हैं कि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है, ये देश भर में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां आरएसएस से संबंधित संस्थाएं, स्कूल और कॉलेज संचालित नहीं कर रही हैं। यानी करीब करीब हर जिले में एक नहीं कई स्कूल और कॉलेज आरएसएस से संबंधित संस्थाएं संचालित कर रही हैं। जाहिर सी बात है, अस्पताल भी संचालित कर रही होंगी। यानी जब आरएसएस से संबंधित संस्थाओं ने, ट्रस्ट और सोसाइटी ने जब देश भर में स्कूल और कॉलेज खोले हैं, तो जाहिर सी बात है अस्पताल भी खोले होंगे। और अगर खोले हैं तो जाहिर सी बात है उन अस्पतालों में फ्री में इलाज भी हो रहा होगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए होंगे। जाहिर सी बात है फ्री में ऑक्सीजन का वितरण भी हो रहा होगा। जब ये सब कुछ हुआ तो ये भी हुआ होगा कि आरएसएस से संबंधित लोगों ने, आरएसएस से संबंधित संस्थाओं और संगठनों ने जो दवा बनाने की फैक्ट्रियां, कंपनियां भी खोली होंगी, दवाएं भी बनाई होंगी, बना भी रही होंगी, वो सस्ते दामों पे सप्लाई भी हो रही होंगी, वो निःशुल्क भी सप्लाई हो रही होंगी। हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि आरएसएस के इतने हॉस्पिटल हैं, वहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, आरएसएस के इतने ऑक्सीजन प्लांट हैं जहाँ से फ्री में ऑक्सीजन वितरित हो रही है। हमें ऐसी खबरें कहीं भी नहीं मिली। जब आपने जिस तत्परता से स्कूल और कॉलेज खोले, उस तत्परता से, उस लगन से आप अस्पताल भी खोल सकते थे। अगर खोले हैं तो शायद ही कहीं कोई फ्री में इलाज या सस्ती दर पे इलाज हो रहा होगा। हमारे सामने ऐसी कोई खबर नहीं आई। अब जो देश के जो हालात हुए हैं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार, और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में फलां चीज़ होगी, देश में फलां चीज़ होगी। लेकिन आज 7 साल के बाद देश के अंदर हर युवा, हर युवती, हर वयस्क आदमी आज देख रहा है बड़ी परेशानी से कि उसके परिजन हैं, उसके घर वाले हैं, उसके जानने वाले हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे हैं, इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, एक अदद बेड के लिए तड़प रहे हैं, वो देख रहा है। अब अगर बेड खाली होंगे तो कैसे होंगे? या तो उस जिस बेड के ऊपर जो कोई मरीज है वो ठीक होकर के अपने घर चला जाए। आईसीयू वेंटिलेटर तब मिलेगा जब जिस आईसीयू वेंटिलेटर पे जो मरीज है वो ठीक होकर अपना घर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। यानी एक जिंदगी बचाने के लिए, एडमिट होने के लिए जो पहले से मरीज है वो या तो ठीक हो या वो मृत्यु को पहुंच जाए। हालात ये हैं कि मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग बड़े पैमाने पे मर रहे हैं, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में। ये हाल करीब करीब पूरे देश का हो चुका है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई महामारी है। लेकिन साल भर पहले ये महामारी आ गई। गत वर्ष मार्च में लॉकडाउन लगा दिया गया, और मार्च में जब लॉकडाउन लगाया प्रधानमंत्री ने देशव्यापी, तब ये कहा गया कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुधारा जाएगा और उनमें गुणवत्ता लाई जाएगी। लेकिन एक साल बाद हम देख रहे हैं
न कोरोना की चेन टूटी और न स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता आई। चेन कैसे टूटेगी? सबके सामने है कि जब मार्च के अंदर कोरोना की दूसरी लहर तेजी से शुरू हुई और उसके मरीजों के आंकड़े बढ़ने लगे, तब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनावों में लगी हुई थी, खासकर बंगाल और असम में। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने और दूसरे मंत्रियों ने कई सभाएं और रैलियां की। हजारों लाखों की तादाद में लोग मार्च और अप्रैल के महीने में उन सभाओं में आए, जिसके अंदर कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया। यहां तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी कई सभाओं में मुंह खुले हुए मंच पे देखे गए। क्या ऐसे ही चेन टूटती है कोरोना की? यानी जिस कोरोना की चेन को तोड़ना था, उस चेन को खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पूरी तरह से लापरवाही से उस चेन को फैलने दिया, यानी कोरोना को फैलने दिया। मुद्दा एक ही था 1 साल के अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सर के, अपनी दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए और रविंद्रनाथ टैगोर की नकल कर ली बंगाल को जीतने के लिए, लेकिन बंगाल में करारी हार हुई। यानी 1 साल में कोरोना चेन को तोड़ना और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता नहीं थी। केंद्र सरकार की, आरएसएस की जो प्राथमिकता थी वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल को जीतने की थी, जिसमें उनकी बुरी हार हो गई। अब हम एक और चीज कि अभी जो आरएसएस ने अभी जो कोरोना महामारी ने जो विकराल रूप धारण किया, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हालात खराब हुए वो दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। महाराष्ट्र में हालात बड़ी हद तक सुधर रहे हैं, लेकिन दिल्ली और यूपी के अंदर हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं वो केंद्र सरकार के कब्जे में हैं। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी बड़े बहुमत से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हाल बहुत बुरा है। एक आदमी को इलाज नहीं मिले, एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाए, लेकिन मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार है, उसकी अंतिम विदाई है, वो ससम्मान हो। और हमारे देश की ये परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, चाहे कोई किसी भी पंथ का हो, किसी भी जात और धर्म का आदमी हो, अंतिम संस्कार सब लोग ससम्मान करते हैं। लेकिन आज मृतकों का अंतिम संस्कार भी ससम्मान तो दूर की बात, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कतार में लग करके अंतिम संस्कार हो रहा है। यूपी के अंदर यमुना नदी में लाशें तैरती हुई भी मिली हैं। अब वो कोरोना मरीजों की हैं या किसी और की, वो भी एक दर्दनाक खबर है। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को लताड़ा भी है। और इस बीच एक जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन को लेके टास्क फोर्स गठित की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अमल दखल करके टास्क फोर्स की जो कमेटी है वो गठित की है। इसका मतलब सीधा सीधा काम ये है कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो केंद्र सरकार ने नहीं किया और केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। एक खबर ये भी है कि जो कोविड टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी, जिसमें 20 जो हेल्थ एक्सपर्ट जिसके अंदर शामिल किए थे, उसकी हर महीने में 2 बार मीटिंग होनी थी। अब आपको देख के हैरानी होगी ये सुनकर के कि कोविड टास्क फोर्स की जो एक्सपर्ट की कमेटी थी, उसकी 11 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल के बीच एक भी मीटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बात वहीं की वहीं कि केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम मंत्री, आरएसएस, भाजपा सब बंगाल को फतेह करने में लगे हुए थे।
इस बीच आप एक चीज और देखिए कि जो विदेशी मीडिया है उसके अंदर जो भारत की जो खबरें हमारे देश की आई हैं, जो कोरोना महामारी को लेकर के, वो खबरें भी बड़ी शर्मनाक हैं। यानी उन खबरों में जो दर्द बताया गया है वो भी हमारे देश की जो मान मर्यादा है, इसको सीधी सीधी बात में कहूँ कि सरकार ने हमारे देश की नाक कटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिस पे विदेशी मीडिया ने अपनी कलम चलाई है। खुद अगर देखें तो वित्त मंत्री सीतारमण हैं, उनके जो पति हैं, जो प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने गत दिनों एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने जो लिखा है बड़ी ईमानदारी से सरकार की आलोचना की है। सरकार को कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है, जो वित्त मंत्री के पति हैं, कोरोना ने सरकार की निष्ठुरता को दिखाया। वंचितों की मदद करने की जगह सरकार हेडलाइंस मैनेजमेंट व अपनी पीठ थपथपाने में लगी रही। यानी सरकार है वो कोरोना के मामले में लोगों की मदद करने की बजाय हेडलाइंस के मैनेजमेंट में और अपनी पीठ को थपथपाने में लगी रही। उन्होंने इसमें लिखा है, उस आर्टिकल में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार किसी भी परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने से बच रही है। कोरोना को रोकने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी भरा और रचनात्मक सुझाव दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने बेहद असभ्य प्रतिक्रिया दी। पूरे मुद्दे को सियासी जामा पहनाने की कोशिश की। परकला प्रभाकर ने जबरदस्त आलोचना की है केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर के। अब आप एक चीज और देखिए कि जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई, उससे पहले एक तरह का देश में घोषित कर दिया गया कि हमने कोरोना पे फतह पा ली है और भारत के अंदर कोरोना का एक तरह से खात्मा हो गया है। और उसके मामले में आप देखिए कि जनवरी में विश्व आर्थिक मंच दावोस में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो दावोस की मीटिंग के अंदर, जब महामारी शुरू हुई तो दुनिया भारत के बारे में इतनी चिंतित थी जैसे संक्रमण की सुनामी हमारे यहां आने वाली है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि 70-80 करोड़ भारतीय संक्रमित होंगे और 20 लाख से अधिक मरने वाले हैं। उन्होंने कहा, यानी प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया और मानवता की आपदा से भारत को बचा लिया। उन्होंने आगे कहा, कैसे कुछ ही समय में भारत ने अपनी क्षमताओं को बढ़ा दिया। मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम लॉन्च किया और भारत अब इनका निर्यात करके दुनिया को बचाने के लिए आगे आया है। ये दावोस की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, एक तरह से जो एक्सपर्ट थे विश्व के, जो कह रहे थे कि भारत में महामारी तेजी से फैलेगी, इतने लोग बीमार होंगे, इतने लोग मर जाएंगे, उसका प्रधानमंत्री ने एक तरह से मजाक उड़ाया, उसके ऊपर तंज करते हुए कहा कि हमने इस महामारी को जीत लिया है। फिर और क्या होता है, फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है। फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में, उस प्रस्ताव में क्या होता है, एक प्रस्ताव में जो बताया गया, ये वायरस के खिलाफ जीत का ऐलान था। जो प्रस्ताव में जो कोरोना वायरस को लेकर था, उसमें उस जीत का ऐलान था। इसमें लिखा था, गर्व के साथ कहा जा सकता है कि भारत ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
कोविड को हरा दिया है, बल्कि अपने सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रति विश्वास से भी भर दिया है। पार्टी कोविड के खिलाफ जंग के मामले में भारत को दुनिया के सामने एक गौरवशाली और विजेता देश के रूप में पेश करने के लिए निर्विवाद रूप से अपने नेतृत्व को सलाम करती है। यानी एक तरह से पार्टी ने भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके ये कर दिया कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर ली। ये सारी चीजें कैसे हुई? पहली चीज, सरकार ने एक्सपर्ट की राय नहीं मानी। दूसरी चीज, सरकार की हठधर्मिता। तीसरी चीज कि सरकार की प्रायोरिटी जनहित नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा इतिहास है, वो वोटों के ध्रुवीकरण पे है। वो नफरत को बढ़ावा दे करके सामाजिक ताने बाने को और भाईचारे को तहस नहस करना और उस पर अपनी सियासी रोटी सेकना, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। यानी वहां जनहित नहीं है। तो जब जनहित नहीं है तो वो एक्सपर्ट की राय क्यों मानेंगे? एक्सपर्ट की राय नहीं मानेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अब फिर जब चुनाव आएंगे तो वही मुद्दे आएंगे। जैसे आरएसएस भाजपा के जो प्रमुख मुद्दे थे, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और कॉमन सिविल कोड। राम मंदिर का मुद्दा पूरा हो गया, अनुच्छेद 370 का मुद्दा पूरा हो गया, अब कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आ जाएगा। और ये सारी चीजें क्यों हुई? ये सारी चीजें इसलिए हुई कि लोगों ने जिन लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 2014 में सरकार बनवाई, 19 में सरकार बनवाई, उसमें बेशुमार लोग ऐसे थे जो उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। वो अच्छे दिनों के लालच में, रोजगार के लालच में, अच्छी सेवाओं के लालच में उन्होंने वोट दिया। लेकिन आज 7 साल बाद देख रहे हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है, देश के अंदर इंजेक्शन की किल्लत है, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, न उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिल रहा है, न इलाज मिल रहा है, न बेड मिल रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल रहा है। हद तो ये है कि उनका अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस जो एक तरह से खामोशी है, जो सक्रिय नहीं है, उस पर सवाल उठते हैं कि देश की इस बर्बादी में ये त्राही त्राही मची हुई है, इसमें सब लोग खामोश क्यों सक्रिय नहीं हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।